नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज थोड़ा सा मैं इसका लीड मैं लेना चाहूंगा। वैसे शिव जी शुरुआत करते हैं, लेकिन आज जो है वो शुरुआत मैं इसको करना चाहूंगा और दर्शकों के सामने एक बात रखना चाहूंगा। शुभ मुहूर्त आ गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कैसे शुभ मुहूर्त देखती है, क्या देखती है, वो तो जब कलाम साहब राष्ट्रपति बने थे तभी भारतीय जनता पार्टी को धो दिया था उन्होंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पहुंचे थे कि शुभ मुहूर्त में हम आपका राष्ट्रपति का उम्मीदवारी का पर्चा बढ़ेंगे। कलाम साहब ने कहा कि सारे मुहूर्त शुभ। तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच पर एक बड़ा हमला कर दिया, लेकिन ठीक है, मान लिया, वो शुभ मुहूर्त मानते हैं। तो अब जो है आज की तारीख है शिव जी 3 अक्टूबर, और अगले आप मान के चलिए कि 4-5 दिन में यानी 8-9 अक्टूबर से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए। अब जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस तरह से नरेंद्र मोदी एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे एक बात तो तय नजर आ रही है कि मोदी साहब की विदाई नहीं होने वाली है। तो जब मोदी साहब की विदाई नहीं होने वाली है तो वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ओबीसी नेता के तौर पर प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ओबीसी बताते रहे, मेरे लिए तो देश का प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन वो गर्व से कहते रहे तो ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष ये तय हो गया है कि वो अपर कास्ट से बने। ठाकुर में जो दो नेता बड़े दावेदार बनकर उभर रहे थे, एक ने हाथ जोड़कर मना कर दिया, दूसरे अभी इस जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहते क्योंकि उनकी नजर इससे भी बड़ी वाली कुर्सी पर है। तो अब बच जाते हैं ब्राह्मण। जेपी नड्डा ब्राह्मण नेता के तौर पे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया। अब जब जब बीजेपी की याद आएगी तब तक पता लगेगा कि दुनिया की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी इतनी कमजोर हो गई थी कि अपना एक अदद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रही। इस बीच में कई सारे नाम आए, भूपेंद्र यादव से लेकर धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, फिर डी पुरेंद्रेश्वरी, स्मृति ईरानी, कई नाम, मनोहर लाल खट्टर, केशव प्रसाद मौर्य, कई नाम निकलकर सामने आते गए, छटते गए, आते गए, छटते गए। लेकिन चूंकि अब आपके नामों को चुनने का दायरा सीमित हो गया, यानी प्रधानमंत्री पद पर अगर ओबीसी बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर ओबीसी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। धर्मेंद्र प्रधान छट गए, भूपेंद्र यादव छट गए। भूपेंद्र यादव आज गुजरात में है, प्रदेश अध्यक्ष बना रहे, नामांकन हो गया, औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा, तो वो भी छट गए। शिवराज सिंह चौहान भी बेचारे छट गए, ओबीसी नेता है। ऐसे में एक नाम की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी कि वो नाम आगे बढ़ सकते हैं। बीच में थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को लो प्रोफाइल रख लिया था, लगा कि हाँ भाई ये नाम आ सकता है, ये नाम आ सकता है, ये नाम आ सकता है, और दोनों गुटों की उनपे सहमति हो सकती। सरस्वती माँ की बहुत कृपा है उनकी जबान पे, ये बात भी बहुत सही है। ब्राह्मण नेता के नाम के आगे आ सकते थे, लेकिन आज उनके साथ खेला कर दिया किसी ने। अब वो सेल्फ गोल हो गया या खेला हो गया, या कई बार आप बुद्धिमानी के आवेग में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि आप कहते क्या हैं। तो आज हम स्टोरी अपने दर्शकों के सामने लेकर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के क्या भावी अध्यक्ष ने खुद से सेल्फ गोल कर दिया है। हम और आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी विदेश के दौरे पर है, और राहुल गांधी विदेशी विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों की कलई खोल रहे हैं, दोनों की आलोचना कर रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। अनिल बरूनी और संजय मयूख ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। किससे? बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे से, सुधांशु त्रिवेदी से। सुधांशु त्रिवेदी राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं, राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, ज्योतिष का अंक गणित लगाकर एक बार वो राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री तक बनाने चले गए थे। बाद में डांट खाई, थोड़ा सा पीछे हो गए, लेकिन फिर उनका पुनर्वास हुआ और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए, राज्यसभा के सांसद बनाए गए, और पिछले 15-20 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के भावी अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम भी जोर शोर से चल रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी होंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो ब्राह्मण चेहरे होने चाहिए, और अगर वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से आते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। और ब्राह्मण नेता के तौर पर जिनको आपने आगे रखा है, ब्रजेश पाठक, वो तो खैर कई तरह की खबरें अभी आ रही हैं उनके बारे में, उनके स्टाफ के बारे में, तो खैर वो एक अलग चीज है। तो उसका फायदा उठाने की एक तरह से रणनीति एक तरह से बनाई गई थी, लेकिन आज उन्होंने क्या कर दिया? सेल्फ गोल, बड़ा अजीब सा सवाल पूछ लिया ऐसे। राहुल गांधी की आलोचना करते करते उन्होंने पूछा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दर्शकों से मैं कहूंगा कि भैया कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, कि राहुल गांधी में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिनके लिए उन्हें विदेश के विश्वविद्यालय बुलाते हैं, जबकि कांग्रेस में एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें नहीं बुलाया जाता।
अब राहुल गांधी को विदेश के विश्वविद्यालय बुलाते हैं, तो अब इनका दर्द छलक कर सामने आ गया कि भैया ऐसी कौन सी प्रतिभा है जो उनको विदेश के विश्वविद्यालय बुलाते हैं। फिर आगे वो क्या कह रहे हैं कि भारत के विश्वविद्यालय तो नहीं बुलाते। अरे भारत के विश्वविद्यालय का तो आपने संघीकरण करके रख दिया है। भारत के विश्वविद्यालय को इस लायक आपने छोड़ा कहाँ कि वो किसी को बुला सके, विरोध की, असहमति की आवाज सुन सके। कोई कार्यक्रम होता है दिल्ली विश्वविद्यालय में तो पहुंच जाते हो डेरा डंडा उठा के प्रोटेस्ट करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक को आपने नहीं छोड़ा। क्या किया था कन्हैया कुमार के साथ? और एक व्यक्ति तो जमानत नहीं मिल पा रही है अभी तक। वो तमाम चीजें हैं। तो अगर बाहर से कोई विश्वविद्यालय बुलाता है आपके लोकसभा में नेता विपक्ष को, आपको दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपके मन पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई भारत में लोकतंत्र पे खतरा है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भारतीय जनता पार्टी को कायर बता रहे हैं। तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई उनको विदेशी विश्वविद्यालय क्यों बुलाते हैं? अब जरा मैं इसको दूसरे तरीके में कहता हूं, दर्शकों को समझिए। मैं बीजेपी अध्यक्ष का पूरा गुनागणित भाग थोड़ा बहुत समझा चुका हूं, आगे थोड़ा सा और समझाऊंगा। नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कांग्रेस यानी अमेरिका की संसद को जाकर संबोधित करते हैं, तो बड़े यही सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी साहब ने सम्मान बढ़ाया। भाई साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने संबोधित नहीं किया है। प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह जैसे नेता भी संबोधित कर चुके हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, नरेंद्र मोदी साहब का सम्मान नहीं होता। पद से हट जाएंगे फिर कितने देशों की संसद उनको बुलाएगी संबोधित करने के लिए? तो एक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर विदेश में जाता है, सम्मान लेके आते हैं, वहां की संसद को संबोधित करते हैं, तो आप कहते हो देखो इतने देशों का सम्मान मिल गया, इतने देशों की संसद ने संबोधित करने के लिए बुलाया। हमारे प्रधानमंत्री इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जिससे अमेरिका का राष्ट्रपति भी मिलता है, जिससे रूस का राष्ट्रपति भी मिलता है। क्या इससे पहले जवाहरलाल नेहरू के समय में नहीं हुआ था? क्या इंदिरा गांधी के समय में नहीं हुआ था? क्या राजीव गांधी के समय में नहीं हुआ था? राजीव गांधी के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति छाता लेकर खुद आगे तक उनको रिसीव करने पड़ गए थे जब बारिश ज्यादा हो रही थी। तो वो आपके नरेंद्र मोदी साहब का सम्मान है। तब आप याद नहीं करते, तब आप नहीं बताते कि वो भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता अगर विदेशी विश्वविद्यालय में बुलाए जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो आप ये पूछ रहे हो कि आखिर उनमें ऐसी कौन सी खूबियां हैं? और सुधांशु त्रिवेदी जैसे आदमी अगर इस तरह का सवाल उठाए, बचकाना सवाल। देखिए, एक बात तो तय है कि आजकल भारतीय जनता पार्टी में जो जितने निचले स्तर पर चला जाएगा, उनके प्रमोशन की संभावना उतनी ज्यादा हो। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक पद है। एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आपको स्थापित होना है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की राजनीति में आपको स्थापित होना है। इस तरह के बचकाने सवाल पूछकर आपने सेल्फ गोल कर दिया। और इससे भी बड़ा सवाल है कि आज उनको इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए लगाया किसने? क्या उनके पीछे किसी ने खेला तो नहीं कर दिया? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए और ये सवाल उनसे ज्यादा राजनाथ जी को समझना चाहिए कि वो बेचारे सीमा पर जाकर पाकिस्तान को धमकी दे रहे थे कल, और यहां उन्हीं के करीबी आदमी के साथ खेला हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर पेच जो है वो फंसा हुआ है, लेकिन अब अगले 4-5 दिनों में फैसला करना है। सुधांशु जी को अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब बनाएंगे या नहीं बनाएंगे मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने खुद एक तरह से सेल्फ गोल कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग कहते हैं कांग्रेस में स्लीपर सेल है, लेकिन बीते जो हम बात समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि अब राहुल गांधी ने अपने स्लीपर सेल बीजेपी में छोड़ दिए हैं। जो लगातार राहुल गांधी पर हमला करते हैं, जितना राहुल गांधी पर भाजपा अब हमला करेगी, उतनी राहुल गांधी की इमेज साफ सुथरी होती चली जाएगी। जो इमेज भाजपा ने बिगाड़ी थी, वो इमेज राहुल की भाजपा ही सुधारेगी। बाहर जाने की बात हो, विदेश यात्रा की बात हो, यूनिवर्सिटीज की बात हो। अरे भाजपा के नेता तो आज एक ये कहते सुने गए हैं कि अब पढ़ाई बंद कर दीजिए, आउटसोर्सिंग का दौर आ गया है, अब नौकरी मिलेगी नहीं तो पढ़ के करोगे क्या? और जो थोड़े बहुत पढ़ोगे भी तो सब आईएएस थोड़ी बन जाओगे, सब आईपीएस थोड़ी बन जाओगे, सब पीसीएस थोड़ी बन जाओगे। इसका मतलब है कि पढ़ाई बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी दोनों सरकारों ने आउटसोर्सिंग पर व्यवस्था कर दी है। चर्चित नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह ने कह दिया है कल एक शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में। अब इतना बड़ा आदमी कह रहा है कि पढ़ाई बंद कर दो, जिसके खुद के शिक्षण संस्थान अनगिनत हो, वो कह रहा है कि पढ़ाई से मतलब मन रखो। तो समझ लें इस देश के युवा होना क्या है। 2014 का वो जो सपना था 2 करोड़ रोजगार का, वो चूर चूर हो गया। उसी सरकार के कोई ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान कोई चलते फिरते सड़क के नेता का बयान नहीं है। वो अमित शाह और मोदी के खास है, बीते कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ के खास हैं।
और वो क्यों कह रहे हैं पढ़ने से मना? उनके बेटे तो विधायक बन गए, उनके बेटे बचे हैं वो सांसद बन जाएंगे, बन भी गए, एक बेटा सांसद एक विधायक बन गया, बेटे की बहू अस्पताल चला रही है, जो नहीं चला पा रहे हैं वो स्कूल चला रहे हैं। तुम पढ़ के क्या करोगे? तुम में क्षमता है, उन्होंने कहा मैं तो अपने हेलीकॉप्टर से घूम रहा हूं, तुम में कहां क्षमता है तुम अपने हेलीकॉप्टर से घूम पाओ? लेकिन वो ये भूल गए कि इस हेलीकॉप्टर खरीदवाने के पीछे इसी जनता का हाथ है, ये सभी शिक्षण संस्थाओं के पीछे इसी जनता का हाथ है, वरना गाय दूते थे, दूध बेचते थे, तब पढ़ने जाते थे। क्यों पढ़े फिर आप? तो संतोष जी मामला बड़ा विचित्र है, कौन किसे समझाएगा, कौन किसकी रोटी खाएगा, कौन किसके आगे से रोजगार ले जाएगा, कौन किसके अस्पताल की दवाई ले जाएगा, कौन किसके बच्चे की फीस खा जाएगा, ये बड़ा अजीबोगरीब। तुम्हारे बच्चे विदेश जाएंगे पढ़ने, चाहे वो शिवराज सिंह के हों, चाहे अमित शाह के हों, चाहे राजनाथ सिंह के हों, सबके विदेश पढ़ेंगे, लेकिन तुम अपने बच्चे यहां मत पढ़ाओ, तुम आरएसएस वाले में ही पढ़ाओ, जहां नेकर और शर्ट पहन के आपका बच्चा जाए और नमस्ते वो कौन सा वात्सल्य है वही गाना याद करें, उसके अलावा कुछ न करें। आपने रुपया पे छाप दिया, किसका झंडा छापा है? भारत माता के नाम पर ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। आपका कोई भरोसा नहीं है, कल आप नोटों से गांधी को गायब कर दो, आपका क्या भरोसा? जिसका विश्वास टूट जाता है, विश्वास बड़ा मुश्किल से जमता है, आप पर लोगों का भरोसा जब टूटा नहीं तो कांग्रेस तो बनी रही, आप रुकेंगे नहीं। 2012 के विधानसभा चुनाव में मैं चश्मदीद गवाह हूं कि आपको उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में खोजने से नहीं मिल रहा था, आप मंडल अध्यक्ष को जबरदस्ती पर्चे फाइल करा रहे थे, संतोष जी गवाह हैं। कांग्रेस के लिए आज भी टिकटार्थियों की लाइन लगी रहती है, मुझे पर टिकट मिल जाता, हार जीत से कोई लेना देना नहीं है। यूपी में बरसों से सत्ता से गायब है, तब भी कांग्रेस में भीड़ लगती है, टिकट बढ़ते हैं तब। तुम्हारे यहां नहीं थी लाइन और तुम फिर गए तो फिर नहीं होगी, चाहे तुम अध्यक्ष किसी को ले आओ, चाहे किसी को बोले आओ। और आज भी जो राहुल गांधी ने झेला 11 साल मीडिया का विरोध, मैं वादा करता हूं अगर आप 6 महीने भाजपा के लोग और भाजपा झेल जाए, इस्तीफा देके भाग जाओगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं। अगर उसी हिसाब से मीडिया ईमानदारी से आपका विरोध कर दे, आपकी सच्चाई उजागर कर दे, तो 6 महीने नहीं झेल पाओगे। एक दिन भी शिव जी, 6 महीने छोड़िए, एक दिन भी नहीं झेल पाएंगे। हालत ये कि सत्ता में है, सत्ता में होने के बाद भी इनके प्रवक्ता जो टीवी चैनल पे बैठते हैं तो 3-4 सहयोगियों की जरूरत पड़ जाती है उनको। और इस बार मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने इनके मूल पर चोट कर दिया है। राहुल गांधी ने विदेशी विश्वविद्यालय को संबोधित करते हुए वहां पे कार्यक्रम में क्या कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता है, मूल में कायरता है। इससे बड़ा बयान कुछ और हो नहीं सकता। और इसके बाद उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर का 2023 में चीन को लेकर बयान की याद दिलाई और राहुल ने कहा कि अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। इस विचारधारा के मूल में कायरता है। वे कमजोर लोगों को मारते हैं और ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं। यही भाजपा आरएसएस का स्वभाव है। राहुल ने ये बात कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में कही और वे साउथ अमेरिकी देशों के 10 दिनों के दौरे पर है। कोलंबिया के अलावा राहुल ब्राजील, ब्रिक्स का महत्वपूर्ण पार्टनर देश है ब्राजील, जिस पर भारत के साथ साथ ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया गया। पेरू और चिली का भी दौरा करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल, बहुत गंभीर सवाल उठता है। इससे पहले कि भक्त पूछ जाए, भक्तों को जरा मैं इतिहास की याद दिला देता हूं। इस देश ने कितनी लड़ाइयां लड़ी? 1947 जब कबायली के भेष में पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर दिया, 1962, 1965, 1971, 1999 और अभी कुछ दिन पहले जिनको लेकर ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मैं एक एक चीज का वर्णन कर देता हूं। 1947 की लड़ाई, पाकिस्तानी सेना कबायलियों के भेष में जहां तक घुस गई थी, जिस दिन कश्मीर के महाराजा ने सरेंडर किया, उस दिन के बाद से पाकिस्तानी सेना 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाई, बल्कि पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है, अगर जम्मू कश्मीर के महाराजा ने पहले विलय कर दिया होता तो वो भी पाकिस्तान कब्जा नहीं कर पाता। लेकिन जिस दिन उन्होंने विलय किया, उस दिन के बाद से पाकिस्तान की सेना पीछे हटी, आगे नहीं बढ़ पाई। एक निर्णायक जीत भारत को मिली थी। कूटनीति के मैदान में कई तरह की हार हुई, मानते। 1962 चीन ने धोखे से हमला किया,
भारत को हार मिली, भारत हारा, लेकिन भारत ने अमेरिका से मदद मांगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने मदद भेजा, और जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भेजी गई मदद आने वाली थी, उतरने वाली थी, चीन को लग गया कि अब मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो चीन ने तुरंत जो है वो युद्ध विराम कर दिया और थोड़ा सा वो पीछे हटे। यानी अमेरिका से मदद मांगी जवाहरलाल नेहरू ने, अमेरिका ने मदद दी ना। 1965 की लड़ाई पे आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कल जिनका जन्मदिन था। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को बुरी तरह से भारत ने हराया, भारत की सेना ने हराया, निर्णायक जीत मिली भारत को। बीच में एक लड़ाई और छूट गई थी। 1971 की लड़ाई, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार कर दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश नाम के नए देश का उदय हुआ, और इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी देश की सेना ने हासिल नहीं की थी जो 1971 में भारत ने हासिल की। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। ये मैंने कांग्रेस के टाइम के युद्धों के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद 1962 में चीन से हारे, लेकिन उसके बाद 1967 में चीन की सेना को दौड़ा दौड़ा के मारा था भारत की सेना ने। सिक्किम का किस तरह से विलय करवाया था चीन और अमेरिका की चालबाजियों को नकारते हुए इंदिरा गांधी के जमाने में, वो सब ने देखा था। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में कारगिल की लड़ाई, पहली बात तो बस लेकर लाहौर चले गए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को आप दबाए रखे, और जब चीजें निकलकर सामने आ गई तो आपने सेना को कहा कि नहीं, बॉर्डर नहीं क्रॉस करना है। हमारे कितने सैनिकों की जाने गई क्योंकि ऊपर चढ़ना था। मैं उस ट्रेन में गया वहां से। जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो वहां से गोली की बात नहीं, वहां से पत्थर भी गिरेगा तो भी आप मारे जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी सेना को एलओसी क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी। अगर हम एलओसी क्रॉस कर सकते तो पीछे से उन पाकिस्तानी सेनाओं पर सीधे सीधे कड़ा प्रहार कर सकते थे। हमारा नुकसान हुआ, जीत हासिल हुई, लेकिन बहुत ज्यादा कुर्बानी दी। संसद पर अटैक हुआ, क्या बदला लिया गया? नहीं लिया गया। उसके बाद अभी लड़ने का मौका आया, और जो नरेंद्र मोदी साहब कहते थे पीओके ले लेंगे, पीओके ले लेंगे, चीन को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, राजनाथ सिंह बड़े हाथ घुमाते हुए सबक सिखाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जब लेने का मौका आया, भारत की सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का हिस्सा लेने का मौका आया तो एक फोन आता है, और फोन के आगे, डर के आगे, युद्ध विराम की घोषणा। और इतने डरे रहते हैं आप कि आपसे पहले युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका कर देता है। ये इतिहास की बात कर रहा हूं, भक्त कूदे इससे पहले मैंने देश की तमाम लड़ाइयों का जिक्र कर दिया है। मुझे ये बता दे कोई भक्त कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी लड़ाई में निर्णायक बढ़त या निर्णायक जीत हासिल की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने जो सो कॉल, जिसको युद्ध घोषित नहीं किया आपने, ये विडंबना देखिए देश की सरकार का, कायरतापूर्ण व्यवहार देखिए। आपने आधिकारिक रूप से युद्ध घोषित नहीं किया, युद्ध विराम जरूर घोषित कर दिया। अब ये ए के एंटनी साहब का बयान उठा के ले आएंगे। अरे ए के एंटनी साहब रक्षा मंत्री के तौर पर जो बयान दिए, प्रधानमंत्री ने क्या कहा चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर? अब आप क्या कह रहे हैं, कहां सबक सिखा रहे हैं, कहां गया पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का हिस्सा? सोनम वांगचुक क्या बोल रहे थे, यही तो बार बार बोल रहे थे कि लद्दाख की जो भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है। आप जवाब नहीं दे पाए, आपने उठा के जेल के सीटों के पीछे बंद कर दिया। पाकिस्तान का तक का जवाब आप नहीं दे पा रहे। अब आतंकवाद आतंकवाद चिल्लाते रहते हैं। आतंकवाद से लड़ने का जो संयुक्त राष्ट्र का सिक्योरिटी काउंसिल का जो बड़ा विंग है, उसका मुखिया पाकिस्तान को बना दिया गया है। रूस रूस की बात कर रहे थे, रूस ने भी एक बड़ा हथियार पाकिस्तान को बेचने का फैसला कर लिया है। कल मोहन भागवत ने बड़ा गजब कहा कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष में हमें सही में पता लग गया कि हमारे साथ कौन खड़ा था। कोई नहीं खड़ा था। कोई खड़ा था हमारे साथ? बताए जरा भक्त लोग। अमेरिका खड़ा था, रूस खड़ा था, रूस ने तो अब हथियार बेचने का फैसला कर लिया। सब हमें पहुंचाने में लगे हुए हैं, डिप्लोमेसी की गोली देने में लगे हुए हैं, और जब मेन काम की बात आती है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब व्यापार करते हुए नजर आते हैं, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब पाकिस्तान को हथियार बेचते हुए नजर आते हैं। चीन तो सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तुर्की सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इजराइल खुद ही अपनी लड़ाई में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। तो विदेश नीति के मोर्चे पर कोई आपके साथ नहीं, और आप बड़ी बड़ी डींगे हाथ में। तो जैसे ही राहुल गांधी ने इनके मूल पर चोट कर दिया, आप एक दूसरे की पीठ सहलाते रहिए, 100 का सिक्का जारी करते रहिए। भारत माता के हाथ में तिरंगा की जगह कौन सा झंडा पकड़ा दिया आपने? ये तो संविधान के खिलाफ है। भारत माता क्या किसी एक एनजीओ, खुद प्रधानमंत्री जी ने एनजीओ कहा था लाल किले की प्राचीर से, क्या भारत माता किसी एनजीओ का झंडा लेकर चलेंगी? नहीं चलेंगे। संविधान का अपमान, देश का अपमान, भारत माता का अपमान। और अब आपको दुख इस बात के लिए हो रहा है कि भाई विपक्ष के नेताओं को विदेश के विश्वविद्यालय बुलाते क्यों? सोचिए, डर का आलम सोचिए।
खौफ का आलम सोचिए। और इसमें बेचारे सुधांशु त्रिवेदी जी सेल्फ गोल कर गए। अब कोई सेल्फ गोल कर लो चाहे किसी और के ऊपर गेंद फेंक दो, अभी कोई नहीं, जनता धीरे धीरे सब समझ रही है। अगर आप किसी बात को सच रोकने के लिए 100 झूठ और तैयार करोगे तो संतोष जी उसमें 99 झूठ पकड़ जाते हैं। झूठ की दीवालें, झूठे ही खाना, झूठ चबेना, झूठे ही सोना, झूठे ही पाना, झूठ बताना, कब तक बताओगे? झूठ भी तो खत्म हो जाएंगे, झूठ भी तो बचेंगे नहीं। तो देखेंगे हम ये कब तक पर्दा फास होगा और तब फिर हम करेंगे बातचीत। क्योंकि बड़ी समस्या तो इस बात से है कि सच कोई बताता नहीं और झूठ कोई सामने लाता नहीं। प्रधानमंत्री जी अब कब तक अपनी कुर्सी बचाएंगे? अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो मोदी को कहते नहीं है, वो पीछे से उन्हें सपोर्ट कर रहा है। और वो उन्हें सपोर्ट क्योंकि जैसे ही उन्होंने मोदी पर 75 वर्ष का हमला बोला, वैसे ही वो उन्हें अपनी टीम से कह दिया कि घेर लो भाई इन्हें। और जब उन्हें घेरने की बात आई तो वो अपनी कुर्सी सही सलामत करने में जुट गए कि हम तो अपनी कुर्सी बचा ले। अब खेल कुर्सी का किसी का नहीं है। भाजपा एन प्रकार सत्ता में बनी रहना चाहती है, सत्ता से बेदखली नहीं चाहती है। विपक्ष बेदखल करने पर उतारू हो गया है। तो देखना यह है कि इस पूरे खबर के मुताबिक भाजपा का अब अगला कदम कौन होगा, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, अगला भाजपा को संभालने वाला कौन होगा, प्रधानमंत्री पद बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, या शाह ने क्षमा चाहेंगे भागवत ने जो अपनी बात कही थी वो सेल्फ गोल कर लिया 75 वर्ष वाला, क्या अपने 75 वर्षों से डर गए या मोदी के किन्हीं सवालों से डर गए? कुछ तो राज है, ये राज भी सामने आएगा, कोई पर्दा हट जाएगा और फिर ये राज सामने आएगा। फिलहाल संतोष पाठक जी का आभार, धन्यवाद। माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है। एक बात और जोड़ना चाहूंगा, चूंकि सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा सवाल उठा दिया है कि देश के विश्वविद्यालय नहीं बुलाते हैं, तो अब एक बात तो मैं करना चाहूंगा कि जितने वाइस चांसलर बनाए गए हैं विश्वविद्यालयों के, उनमें से कितने लोग वीसी बनने की योग्यता रखते हैं या नहीं रखते। इससे भी बड़ा सवाल, अभी एक कुछ पत्रकारों ने ललन टॉप से अलग उठ के अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, उन्होंने पटना विश्वविद्यालय की खोजबीन की, तो पता लगा कि सिर्फ दो ही जो टीचर हैं वो परमानेंट है, बाकी सब गेस्ट टीचर। पूरे देश में विश्वविद्यालयों को गेस्ट टीचर के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है, और उसमें भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े लोगों की भर्ती की जा रही है। और उन अध्यापकों को भी विदेश टूर के नाम पर, चाहे वो मेल अध्यापक हो या फीमेल अध्यापक हो, विदेश टूर के नाम पर अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है। एक जमाना था जब लेक्चरर को, विश्वविद्यालय के अध्यापकों को राजनीति में आने की छूट दी गई थी, लेकिन क्लास और राजनीति वो बैलेंस बनाकर चलते थे, 70 और 30। आज जब 24 घंटे सातों दिन जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के अभियान में जरूरत है, तो ये सोचना होगा कि देश के विश्वविद्यालय गेस्ट टीचर के भरोसे चल रहे हैं, और जो गेस्ट टीचर बनाए गए हैं विचारधारा के नाम पर, वो 10 में से 1 या 2 दिन ही कॉलेज जा पा रहे हैं, बाकी 8 दिन तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीतियों में लगे रहते हैं, और बीच बीच में समय बच जाता है तो फिर वो पार्टी के काम को लेकर विदेश के दौरों पर चले जाते हैं। अनगिनत आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कई नेता होंगे जो अलग अलग विश्वविद्यालय में अध्यापक बने हैं, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कई नेत्री है जो अलग अलग विश्वविद्यालय में अध्यापक बनी हैं। ये तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग अलग देशों के टूर पर ये तमाम लोग जाते रहते हैं, तो उस पर सवाल नहीं उठे, और शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं उस पर सवाल ना उठे, ये अपने आप में गंभीर बात है। अब जाकर हमारे छात्रों को ये सोचना होगा कि क्या गेस्ट टीचर के नाम पर विश्वविद्यालय को चलाया जाएगा, और जो गेस्ट टीचर बन भी रहे हैं वो क्लासेस दे रहे हैं या फिर राजनीति के मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। अब इस बात को तय करने का मौका भी आ गया है, इस बात पर भी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, और देश के विश्वविद्यालय का एक ही राजनीतिक दल, एक ही पार्टी के भोंपू बनकर रह जाएंगे। एक बड़े साहब है, एक बड़े साहब है, उपराज्यपाल बन के बैठे हुए हैं, उनके करीबी लोग, कभी वो यूपी में कोई पद पा जाते हैं, कभी पश्चिम बंगाल में पद पा जाते हैं, कुछ लोग किसी अलग अलग राज्य में पद पा जाते हैं। आप पिछले 11 साल का उठा के देख लीजिए, एक ही व्यक्ति आपको अलग अलग विश्वविद्यालय में एक जगह का कार्यकाल खत्म होता है, दूसरी जगह पद मिल जाता है, दूसरी जगह का कार्यकाल खत्म होता है, तीसरी जगह पद मिल जाता है। क्या लोगों की कमी है क्या इस देश में?
उसमें से कई मेरे वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र भी हैं, लेकिन फिर भी मैं इस सवाल को उठाना चाहूंगा कि क्या योग्य लोगों की कमी है कि आप इस देश के विश्वविद्यालयों को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं? ये चलिए, सवाल गहरा है और हमारे देश की युवा पीढ़ी को जरूर सोचना चाहिए इसे। नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा और विचार करना चाहिए। चलिए, आपने बड़ी गंभीर सवाल उठाया कि लोग सोचें तो, लोग सवाल तो करें, लोग पूछें तो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।